हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक और ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और सबसे पहले हम स्विच करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर हम फर्स्ट लाइन को पढ़ें तो फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग जब when we want to test more than one conditions and take some decisions, in that case we use operators called लॉजिकल ऑपरेटर्स। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली वो ऑपरेटर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इन केस जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशंस है जिनको हम टेस्ट करना चाहते हैं साथ में, और उसके बेसिस पे हम ये चाहते हैं कि हम कोई ना कोई डिसीजन लें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है कि a इज ग्रेटर देन b और एक कंडीशन है x इज इक्वल टू 10। अब हमारे सामने यहाँ पर दो कंडीशन है, a इज ग्रेटर देन b। पहले तो हम ये टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि क्या x की वैल्यू 10 के बराबर है। अब इन दोनों कंडीशंस को यदि हम साथ में लेकर के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि उसके बीच में एक एंड ऑपरेटर को यूज किया गया है दो बार। यानी कि इस एक स्पेशल सा ये जो सिंबल है इसको यूज किया गया है। तो ये एक तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया गया है इस एग्जांपल में टू टेस्ट वेदर a इज ग्रेटर देन b एंड x इज इक्वल टू 10। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है, अगर आप देखें ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली हम जब परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर जो ऑपरेटर यूज किया गया है जो कि दोनों कंडीशंस को साथ में लेकर के एग्जीक्यूट हो रहा है वो है एंड ऑपरेटर। अब ये तो था एग्जाम्पल, लेकिन अगर अपन बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स की तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं। पहला है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड इसको हम कहते हैं, और दूसरा है लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नोट। अब लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट, इन तीनों का जब अपन बात करें तो हर एक का एक अपना तरीका होता है कंडीशंस को टेस्ट करने का और कोई डिसीजन लेने का। तो ये जो चीज़ है हम हमारी अगली स्लाइड में देखेंगे जब हम इनकी ट्रूथ टेबल को डिस्कस करेंगे, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की। लेकिन अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि a इज ग्रेटर देन b, फिर एंड और x इज इक्वल टू 10। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है आप देख रहे हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड विच कंबाइंस टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन और अ कंपाउंड एक्सप्रेशन। यानी कि जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है उसमें दो कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। एक तो है a इज ग्रेटर देन b और दूसरी है x इज इक्वल टू 10। अब क्योंकि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ा हुआ है तो हम जानते हैं कि जब रिलेशनल ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इंडिविजुअली अगर अपन देखें तो यहाँ पर दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं। एक तो है a इज ग्रेटर देन b और दूसरा है x इज इक्वल टू 10। और जब इन दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम साथ में लेकर के कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो करने के लिए हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगाया है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और जब लॉजिकल एंड ऑपरेटर यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया एक एक्सप्रेशन में तो हमने इसको कहा लॉजिकल एक्सप्रेशन और अ कंपाउंड एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं कि द अबव लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू। यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है जो हमने एग्जांपल में लिया है वो अगर इवेल्युएट होता है तो वो कब ट्रू होगा? इफ a इज ग्रेटर देन b इज ट्रू। यानी कि जो a फर्स्ट वाली कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b, एक तो ये ट्रू होनी चाहिए, दूसरा x की वैल्यू भी 10 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो राइट साइड वाली कंडीशन है एंड ऑपरेटर के, ये भी 10 के बराबर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंड ऑपरेटर है वो उसके लेफ्ट में और उसके राइट में जो दो कंडीशंस है यदि ये दोनों ट्रू होती है तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे लॉजिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी और उस केस में ये रिटर्न करेगा हमें 1। तो यहाँ पर यही चीज दी गई है कि जब ये 1 रिटर्न करेगा वो कब करेगा? जब a और b, a इज ग्रेटर देन b और x इज इक्वल टू 10 दोनों ट्रू हैं। बट अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में ये फिर हमें रिटर्न करके देगा 0। अब हम बात करते हैं कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशन अपन काम में लेते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं, या तो वो 1 रिटर्न करेंगे या 0 रिटर्न करेंगे। अब ये 1 और 0 रिटर्न करने का जो केस है वो डिपेंड करता है ट्रूथ टेबल ऑफ
लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर की जो हम बात करें उनकी ट्रुथ टेबल है वो आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर जब अपन बात करते हैं कि जो एंड ऑपरेटर आप देख रहे हैं कि दिया गया है, जहाँ पर मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ, उसके लेफ्ट और राइट में लिखा गया है कि OP1 और OP2। OP1 और OP2 आप देख सकते हैं कि ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया हुआ है, और सिमिलरली और ऑपरेटर में भी OP1 OP2 यहाँ पर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 का ही शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। अब ट्रुथ टेबल को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की जो स्टार्टिंग वैल्यूज है वो नॉन जीरो यहाँ ली गई है। नॉन जीरो से मतलब है कि ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है, और जीरो के अलावा उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यदि ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दोनों अगर नॉन जीरो हैं, इन दैट केस OP1 और एंड OP2, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं जहाँ पर एंड ऑपरेटर अप्लाई किया गया है इन दोनों के बीच में, ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 रिटर्न करेगा। फिर अगर हम देखें ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की जो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर वाली रो है, उसमें ऑपरेंड 1 तो नॉन जीरो है, बट जो ऑपरेंड 2 है वो जीरो है। इस केस में अगर आप देखें तो ये जो हमारा एंड ऑपरेटर वाला जो एक्सप्रेशन है वो अब जीरो रिटर्न कर रहा है। पहले केस में जब दोनों वैल्यू नॉन जीरो थी तो इसने 1 रिटर्न किया, आप देख सकते हैं। फिर सेकंड केस में जब एक वैल्यू जो ऑपरेंड 1 थी वो नॉन जीरो थी बट ऑपरेंड 2 जीरो हो गई, तो ओवरऑल जो लॉजिकल एक्सप्रेशन था एंड ऑपरेटर वाला वो हमारा जीरो हो गया। फिर जब आप थर्ड वाले को देखेंगे जहां पर ऑपरेंड 1 जीरो के बराबर है लेकिन ऑपरेंड 2 जो है वो नॉन जीरो है, उस केस में भी आप देखेंगे कि जो हमारा जो OP1 एंड OP2 है वो जीरो के बराबर हो गया। यानी कि इस केस में भी जो रिजल्ट आ रहा है लॉजिकल एक्सप्रेशन का जहाँ पर एंड ऑपरेटर हमने इन्वॉल्व किया है वो जीरो रिटर्न कर रहा है। फिर लास्ट रो में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दोनों की वैल्यू जीरो के बराबर है, और इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है एंड ऑपरेटर का वो भी जीरो के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि यदि अपन ध्यान से देखें तो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 जब दोनों नॉन जीरो थे उस केस में इसने 1 रिटर्न किया एंड ऑपरेटर के लिए। बट अगर बाद में अगर हम देखें तो यदि दोनों में से एक की वैल्यू जीरो है या दोनों वैल्यू जीरो है, उस केस में जो ये एंड ऑपरेटर है वो हर बार जीरो ही रिटर्न करके यहाँ पर दे रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 जब ये एंड ऑपरेटर पर अप्लाई किए गए तो ये 1 उस केस में ही रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंड्स की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो के बराबर होती है। अब हमारे सामने दूसरा ऑपरेटर है और ऑपरेटर, तो उसको समझने के लिए एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि और ऑपरेटर जब अप्लाई किया जाएगा दोनों ऑपरेंड्स पे तो इसकी वैल्यू कैसे क्या हमें रिटर्न करके आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करें रो नंबर फर्स्ट की जहाँ पर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दोनों नॉन जीरो हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि जो और ऑपरेटर अप्लाई किया गया है वहाँ पर ये हमें फाइनल वैल्यू 1 रिटर्न करेगा। जब अपन बात करें नेक्स्ट रो, यानी कि जब ऑपरेंड 1 तो नॉन जीरो है लेकिन ऑपरेंड 2 जो है वो जीरो हो गया, उस केस में आप देख रहे हैं कि जो और ऑपरेटर है वो हमें 1 रिटर्न कर रहा है। फिर थर्ड रो में अगर अपन देखें तो ऑपरेंड 1 अब यहाँ पर जीरो है लेकिन जो ऑपरेंड 2 है वो यहाँ पर नॉन जीरो हो गया, यानी कि जो सेकंड नंबर वाली रो है उससे जस्ट अपोजिट केस यहाँ पर हो गया है। और इस केस में भी यदि अपन बात करें तो और ऑपरेटर जो है हमें 1 ही रिटर्न करके यहाँ पर दे रहा है। लेकिन जब लास्ट रो के अकॉर्डिंग अपन देखें, जब ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 दोनों की वैल्यू जीरो है, आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, उस केस में ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 पर जब हमने और ऑपरेटर अप्लाई किया तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास जीरो आ रहा है। तो अगर हम इस चीज को कंपेयर करें एंड ऑपरेटर वाले ट्रूथ टेबल से तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हमें रिजल्ट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। और जब हमने और ऑपरेटर अप्लाई किया दोनों ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि जब ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की वैल्यू नॉन जीरो थी उस केस में इसने 1 रिटर्न किया, जब दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो थी तब भी इसने 1 रिटर्न किया, और जब दोनों ही जीरो के बराबर थी उस केस में इसने जीरो रिटर्न किया। लेकिन अगर अपन एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में यही फर्क है कि एंड ऑपरेटर तो जब कोई भी एक वैल्यू दोनों में से ऑपरेंड की अगर जीरो होती तो वहां पर वो जीरो रिटर्न करता है, लेकिन
जो और ऑपरेटर है, जब दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो है, यानी कि अगर अपन अदर वर्ड्स में बात करें, दोनों में से कोई एक वैल्यू जब नॉन जीरो है तो उस केस में ये वन रिटर्न करेगा। और जो एंड ऑपरेटर है वो वन कब रिटर्न करेगा, जब दोनों ही वैल्यूज ऑपरेंड्स की नॉन जीरो है, जैसा कि और ऑपरेटर में भी ऐसा हो रहा है। और एंड ऑपरेटर में जब दोनों वैल्यू जीरो है तो भी ये जीरो रिटर्न कर रहा है, और ऑपरेटर भी जब ये दोनों वैल्यू जीरो है तो ये रिटर्न कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो हमें एंड ऑपरेटर कब यूज में लेना चाहिए, जब हम ये चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस हमारी या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। लेकिन जब अपन चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू हो जाए तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, उस केस में हम यूज करेंगे और ऑपरेटर। अब जो थर्ड ऑपरेटर था वो था हमारा नॉट ऑपरेटर, जिसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो वो जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट वाली बात है कि यदि अपन ऑपरेंड वन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो वो नॉन जीरो को जीरो में कन्वर्ट कर देगा और जीरो को नॉन जीरो में कर देगा। यानी कि यदि कोई वैल्यू वन है तो उसका उसका जो नोट अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसको वो जीरो में कन्वर्ट कर देगा। और यदि कोई वैल्यू पहले से जीरो है ऑपरेंड की तो उसके वैल्यू को ये ऑपरेंड जो है जो नॉट ऑपरेटर है वो वन में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली अगर अपन नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की, तो वो ट्रू वैल्यू को फॉल्स में और फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल था लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जिसमें हमने ये समझा कि कैसे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और एग्जीक्यूट होते हैं, इवेल्युएट होते हैं, और दो कंडीशंस के बेसिस पे ये रिजल्ट को हमें रिटर्न करते हैं। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर और भी कंडीशंस दी गई है, एग्जांपल्स हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में है एज इज ग्रेटर देन 55 एंड सैलरी इज लेस देन 1000। तो ये दो कंडीशंस अगर आप देखें तो दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर यहाँ लगाया गया है, और एंड ऑपरेटर जब इसने लगा दिया तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बना, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन वन वैल्यू कब रिटर्न करेगा, जब दोनों कंडीशन, दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन जो इसके लेफ्ट और राइट में दोनों जब ट्रू होंगे, यानी कि जब एज की वैल्यू 55 से बड़ी होगी और सैलरी की वैल्यू 1000 से कम होगी, उस केस में ही ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वन रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाती, फॉल्स हो जाती है, यानी कि ट्रू नहीं होती, तो उस केस में ये जीरो रिटर्न करेगा। बट हम अगर दूसरे वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो नंबर इज लेस देन जीरो एंड नंबर इज ग्रेटर देन 100, और दोनों के बीच में लगाया गया है और ऑपरेटर। तो अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी यदि ट्रू हो जाती है तो उस केस में ये क्या करेगा, हमें वन रिटर्न करके देगा। यहाँ पर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि दोनों ही कंडीशन यहाँ पर हमारी ट्रू हो। तो यही दोनों में डिफरेंस है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में। और अब क्योंकि हमने इसको डिस्कशन यहाँ पर प्रेजेंटेशन में किया, अब हम एक बार इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि कैसे हम सी लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्विच करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर टर्बो सी प्लस प्लस पर। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है टर्बो सी प्लस प्लस। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोग्राम की हेडिंग दे देते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब सबसे पहले तो हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर है हैश इंक्लूड conio.h, एंड उसके बाद हम हमारा जो मेन फंक्शन है उसको काम में ले रहे हैं। अब मैं दो वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने ट्रूथ टेबल में लिख के दिखाया था, ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू। तो हम ऑपरेंड वन और ऑपरेंड टू के लिए यहाँ पर op1 एंड op2 दो वेरिएबल्स हम यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, और इनका डेटा टाइप हम इंटीजर रख लेते हैं, और इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स हमने इनको दिए। अब अगर आप देखें तो ऑपरेंड वन की वैल्यू मैंने ज़ीरो करनी है क्योंकि मैंने इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज किया, और दूसरे वाले को मैंने भी ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। अब CLR SCR में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ।
अब सबसे पहले हम क्योंकि जानते हैं कि जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर हम कब काम में लेते हैं, जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशंस अवेलेबल है जो हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए अब एक बार मैं आपको पहले तो OP1 OP2 को ही यूज़ करके दिखाता हूँ कि OP1 की वैल्यू यदि 0 के बराबर है, हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या OP1 की वैल्यू 0 के बराबर है, और दूसरी कंडीशन हम ये लगाने चाहते हैं कि क्या OP2 की वैल्यू भी 0 के बराबर है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो कंडीशंस लगाई है कि सबसे पहले हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या OP1 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो मैंने रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू यूज़ किया OP1 इक्वल टू 0। फिर मैंने ये भी देखा कि OP2 को भी मुझे टेस्ट करना है 0 के बराबर, तो मैंने वो भी लगाया। अब क्योंकि ये दो कंडीशंस हमारे पास में बन गई, तो सबसे पहले अगर मैंने एंड ऑपरेटर का टेस्ट करना है इन दोनों के साथ में, तो मैंने इन दोनों के बीच में लगाया एंड ऑपरेटर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब इन सबको मैंने इफ स्टेटमेंट में क्लोज कर दिया। जैसे ही मैंने इनको इफ स्टेटमेंट में क्लोज किया, तो अब अगर ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ देंगे, जिसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस हम प्रिंट करवा लेंगे जिसमें हम मेंशन कर देंगे कि लॉजिकल एंड रिटर्न्स 1। और ये 1 उस केस में ही रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशंस जो है OP1 इक्वल टू 0 और OP2 इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज इसको हम क्लोज कर लेते हैं और फिर हम देंगे एल्स, और यहाँ पर हम दे देंगे कि इट रिटर्न्स फॉल्स, यानी कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू इवेल्युएट नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो लॉजिकल एंड रिटर्न्स 0, और यहाँ पर 1 का मतलब हम ट्रू मानेंगे और 0 का मतलब हम यहाँ फॉल्स मानेंगे। फिर मैंने गेट ch लगाया और प्रोग्राम को मैंने कंप्लीट किया। अब एक बार हम चेक करते हैं हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। तो आप देख रहे हैं लॉजिकल एंड रिटर्न्स 1। अब इसने रिटर्न किया 1, तो वो 1 इसने रिटर्न क्यों किया, एक बार हम आउटपुट विंडो को देख करके फिर यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि OP1 OP2 जो दो हमारे ऑपरेंड्स थे इंटीजर टाइप के, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ था। फिर मैंने बोला कि मैं अब ये कंडीशन टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या OP1 की वैल्यू 0 के बराबर है और क्या OP2 की भी वैल्यू 0 के बराबर है। अब हमने दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू द, अगर हम देखें हमारे प्रोग्राम, तो OP1 भी 0 के बराबर है और OP2 भी 0 के बराबर है। तो दोनों केस में ये OP1 इक्वल टू 0 भी 1 रिटर्न करेगा और OP2 इक्वल टू 0 भी 1 रिटर्न करेगा। तो जब दोनों एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट वाली दोनों कंडीशंस जब यहाँ पर 1 1 हो गई, तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो 1 रिटर्न करेगा। और जब ये 1 रिटर्न करेगा तो आप देख रहे हैं कि जो इफ कंडीशन वाला ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमें रिटर्न करके दे रहा है कि लॉजिकल एंड रिटर्न्स 1। यहाँ पर एल्स वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं लॉजिकल एंड रिटर्न 0, वो यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब जैसे ही मैं 0 की वैल्यू सपोज दैट मैंने 1 कर दिया, OP1 जो है, OP1 पहले 0 था लेकिन OP1 की वैल्यू अब मैंने 1 कर दिया। तो अब हम फिर से ये कंडीशन चेक करते हैं कि क्या अब ये हमें वो रिटर्न करके दे रहा है। आप देख रहे हैं कि अब लॉजिकल एंड रिटर्न्स 0 लिखा हुआ आ रहा है। तो अब ये 0 क्यों आया, हम वो चीज समझते हैं। अब OP1 की जो वैल्यू है जो हमने असाइन करी है वो है 1, और OP2 की वैल्यू अभी भी 0 के बराबर है। लेकिन जब हमने टेस्ट किया कि क्या OP1 स्टिल इक्वल टू 0, तो OP1 इक्वल टू 0 तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि OP1 जो है वो अब हमने 1 कर दिया है। लेकिन OP2 अभी भी 0 के बराबर है, तो ये जो OP2 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है वो अभी भी 1 मतलब ट्रू ही रिटर्न करेगी, बट जो लेफ्ट वाली है वो अब यहाँ पर फॉल्स हो गई। तो हमने जैसा कि ट्रुथ टेबल में पढ़ा था कि जब एंड ऑपरेटर में अगर कोई भी एक वैल्यू दोनों में से, लेफ्ट या राइट वाली दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स हो जाती है, तो ओवरऑल जो है लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन हमारा 0 रिटर्न करता है। और इसी वजह से अब आप देख रहे हैं कि जो इफ ऑपरेटर वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही, और ये एल्स पार्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको ये रन करके दे रहा है।
और एल्स वाला पार्ट जब ये रन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो फॉल्स हो गई है। और यदि इफ वाला एग्जीक्यूट होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो लॉजिकल एंड है उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी ट्रू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, OP2 की वैल्यू को 1 कर देते हैं और OP1 की वैल्यू को हम 0 करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे अभी भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, यानी कि एल्स वाला जो एग्जीक्यूशन है वही यहाँ पर आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं लॉजिकल एंड रिटर्न्स 0, अभी भी ये एल्स वाला ही रिटर्न करके दे रहा है। और जब हम दोनों को 1 कर देते हैं तो दोनों को 1 करने के बाद अब हमारी कंडीशंस में तो इक्वल टू 0 के लिए टेस्टिंग की है, लेकिन जब दोनों 1 के बराबर है अल्टीमेटली अब ये दोनों ही फॉल्स रिटर्न करेगी। और जब दोनों फॉल्स है तो अभी भी ये एल्स वाला पार्टी रन करके दिखाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉजिकल एंड हमने लगाया है उसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो लेफ्ट और राइट वाली कंडीशंस है, यदि दोनों ट्रू हैं उस केस में ही उस पर्टिकुलर लॉजिकल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ट्रू होगी, और वो ट्रू होगी तभी ये इफ वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इस एंड ऑपरेटर की जगह हम क्या करते हैं, और ऑपरेटर लगा देते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं OP1 की वैल्यू 1 है, OP2 की वैल्यू 1 है। अब हमने टेस्ट किया कि क्या OP1 इज इक्वल टू 0 और OP2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देगा। एक बार हम इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं और इसको एक बार हम सॉफ्टवेयर को क्लोज करके वापस से रन करते हैं। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था वो स्क्रीन पर है। अब OP1 और OP2 हमारे 1 के बराबर थे, लेकिन हम OP1 को टेस्ट कर रहे हैं 0 से और OP2 को भी टेस्ट कर रहे हैं 0 से, और अब दोनों के बीच में हमने और ऑपरेटर लगा दिया। तो अगर हम और ऑपरेटर लगा के इसको टेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अब ये हमें रिजल्ट जो दिखा रहा है वो आप देख रहे हैं लॉजिकल एंड रिटर्न 0। यहाँ पर लॉजिकल एंड रिटर्न 0 अगर हम देखें तो वो कहाँ लिखा हुआ है, वो आप देखेंगे एल्स वाले पार्ट में लिखा हुआ है, यानी कि जब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू 0 के बराबर हम टेस्ट कर रहे हैं तो ये अभी भी फॉल्स है। और फॉल्स इसलिए क्योंकि OP1 OP2 हमने 1 के बराबर करे हुए हैं। तो अल्टीमेटली और ऑपरेटर हमें 0 रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड की जो वैल्यूज है वो 0 के बराबर है। अब ये printf में जो एंड मैंने लिखा हुआ है इसको मैं एक बार और कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा रियलिस्टिक हमें एग्जाम्पल लगेगा। तो जब दोनों वैल्यू 1 है लेकिन हमने उनको 0 से टेस्ट किया तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर और ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई हैं, और उसी वजह से ये एल्स वाले पार्ट में मूव कर गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने OP1 की एक वैल्यू जो थी उसको 0 कर दिया, अब मैंने OP1 को 0 बना दिया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि और ऑपरेटर में क्या होता है कि यदि इसके लेफ्ट या राइट कंडीशन में से यदि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो ओवरऑल हमें 1 रिटर्न करके देगा। तो अब अगर हम आउटपुट को देखें तो हमारा आउटपुट अब चेंज होना चाहिए, और आप देख रहे हैं कि अब जो आउटपुट है वो आ रहा है लॉजिकल और रिटर्न्स 1। अब ये 1 क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या किया OP1 को अब चेंज करके 0 बना दिया। अब ये 0 बन गया तो आप देखेंगे कि इफ़ OP1 इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन हमारी ट्रू बन जाएगी, लेकिन OP2 इज इक्वल टू 0 ये अभी भी हमारी फॉल्स ही होगी, क्योंकि OP2 की प्रेजेंट वैल्यू अभी भी 1 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, OP1 हमारा 0 के बराबर है और OP2 जो है उसको भी हम 0 बना देते हैं। तो अब हम हमारे इस प्रोग्राम को एक बार वापस से हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लमेटिक है। तो एक बार इसको क्लोज करके हम वापस से रन करते हैं। तो OP1 OP2 अब दोनों 0 के बराबर हो गए हैं। तो अगर हम अब प्रोग्राम को रन करें तो आप देखेंगे कि अभी भी हमें ये और रिटर्न करके दिखा रहा है, 1 ही रिटर्न करके दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो दोनों ऑपरेटर्स की यदि अपन देखें लॉजिकल और लॉजिकल एंड, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जब लॉजिकल और रिटर्न करेगा 1 यदि उसकी दो ऑपरेंड में से कोई भी एक वैल्यू या दोनों 1 के बराबर है, लेकिन वहीं अगर अपन लॉजिकल एंड की बात करें तो वो 1 उसी केस में रिटर्न करेगा जब दोनों
उसके जो लेफ्ट और राइट साइड वाली कंडीशंस कहते हैं या ऑपरेंट कहते हैं वो 1 के बराबर है या वो 1 रिटर्न करें। अब इतना करने के बाद अगर अपन बात करें हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है लॉजिकल नोट वाले की, तो हम क्या करते हैं लॉजिकल नोट के लिए, आप देखिएगा कैसे हम यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल नोट को। तो हम लॉजिकल नोट जब हमने OP1 पे अप्लाई किया, लॉजिकल नोट जब हमने OP1 पे अप्लाई किया, तो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक %d लगा करके एक वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं। और मैंने क्या किया, एंड जो लॉजिकल नोट है उसका जो सिंबल है वो होता है निगेशन, और यहाँ पर मैंने OP1 की वैल्यू रिटर्न प्रिंट करवाई। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया लॉजिकल नोट ऑफ OP2। अब मैंने यहाँ पर OP1 OP2 दोनों के आगे निगेशन जो लॉजिकल नोट है वो यहाँ पर लगा दिया है, और जो पहले वाला जो हमारा जो कोड था उसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें लॉजिकल नोट की वर्किंग को समझना है। तो OP1 0 के बराबर है, OP2 भी 0 के बराबर है। तो अब हम एक बार चेक करते हैं कि ये जो प्रिंटफ हमने नीचे दो लॉजिकल नोट के लिए लगाए हैं हमें वो क्या रिटर्न करके देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लॉजिकल नोट अगर हमने OP1 पे लगाया तो उसकी वैल्यू जो पहले 0 थी अब वो 1 के बराबर हो गई, और जो OP2 थी उसके साथ भी सेम केस है, उसकी वैल्यू पहले 0 थी और अब ये 1 के बराबर हो गई। अगर हम OP1 की वैल्यू को 1 कर देते हैं और OP2 की वैल्यू को अगर हम 0 रखें, तो अब आप देखिएगा कि हमारा जो रिजल्ट है एक OP1 के केस में तो 0 आएगा और OP2 के केस में 1 आएगा। तो अल्टीमेटली जो लॉजिकल नोट हम लगा रहे हैं वो वैल्यूज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ OP1, तो आई थिंक वो ज़्यादा सूटेबल होगा। और OP2 के लिए भी मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं किसी भी वेरिएबल के, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं लॉजिकल नोट को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे प्रोग्राम में, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ OP1 इज इक्वल टू 0 और OP2 इज इक्वल टू 1। इसको हम और रियलिस्टिक बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं %d, और यहाँ पर नीचे वाला जो है OP2 इसको भी मैं %d लिख लेता हूँ। और अब फर्स्ट %d को मैं रिप्लेस करता हूँ OP1 से, एंड जो नेक्स्ट वाला %d है उसको मैं रिप्लेस करता हूँ OP2 से। तो अगर हम अब देखें तो हमारा जो ये प्रोग्राम है अब ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 हम जानते हैं 0 होता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम हमने आज देखा इसमें हमने सीखा कि कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन था प्रैक्टिकली अबाउट द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और इसी के साथ जो हमारा सेशन है हम आज कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।